दुनिया सुंदरता से भरी हुई है। सब कुछ और हर जगह जो आप देखते हैं वह हमारी धरती माँ की सुंदरता है। और आज हम अपने सबसे कठिन और सबसे मजबूत योद्धाओं को खोजने जा रहे हैं, तो अपनी सीट ले लो और तैयार हो जाओ। नंबर 10, ग्रिजली भालू। भालू असाधारण रूप से बुद्धिमान जानवर है। उनके पास मनुष्यों से कहीं बेहतर नौवहन कौशल है, उत्कृष्ट यादें, एक बड़ा मस्तिष्क से शरीर अनुपात और खेल से लेकर शिकार तक विभिन्न संदर्भों में वे उपकरणों का उपयोग करते हैं। भालू दूसरों के लिए गहरा शोक मनाते हैं। शावक अपनी माँ से अलग होने पर विलाप और रोने के लिए जाने जाते हैं। यह हफ्तों तक चल सकता है अगर शिकारियों द्वारा उनकी माँ को मार दिया जाता है। भालू के पास गंध, देखने और सुनने की उत्कृष्ट इंद्रियां होती हैं। वे मीलों दूर से भोजन, शावक, एक साथी या शिकारियों को सूंघ सकते हैं। उनकी महान दृष्टि उन्हें यह पता लगाने की अनुमति देती है कि फल कब पक गए हैं। एशियाई भालू की कुछ प्रजातियां पेड़ों में घोंसला बनाती हैं। वे इन्हें छिपाने, खाने और यहाँ तक कि सोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भालू परिवार के सदस्यों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक शावक या भाई बहन को खतरे से बचाने के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालेंगे और यहाँ तक कि मौत से भी लड़ेंगे। कई प्रारंभिक सभ्यताओं की संस्कृतियों में भालू को अक्सर सम्मानित किया जाता था। उन्हें शक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। वाइकिंग्स और सेल्ट्स के पास भालू की ताकत, सुरक्षा और कौशल के बारे में कई किंवदंतियां हैं। भालू रूस और जर्मनी के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान है। भूरा भालू फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु है। नंबर 9, एनाकोंडा। एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी सांप हैं। वे पानी में रहते हैं और इसलिए अक्सर नदी के किनारे किसी का ध्यान नहीं जाता है। एनाकोंडा की 4 अलग अलग प्रजातियां हैं, हरा, बोलिवियन, पीला और डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा। सबसे बड़ी प्रजाति ग्रीन एनाकोंडा है, जो लंबाई में 30 फीट तक बढ़ सकती है और 250 किलोग्राम तक वजन कर सकती है। वे बोआ कंस्ट्रिक्टर परिवार का हिस्सा हैं। वे अमेज़न वर्षावन में पाए जाते हैं और आमतौर पर दलदल और धीमी गति से चलने वाली धाराओं में निवास करते हैं। ये अंडे नहीं देती, लेकिन वास्तव में जीवित युवा को जन्म देती हैं। मादा एनाकोंडा नर की तुलना में काफी बड़ी होती हैं। एक बार जब वे अपने वयस्क आकार तक पहुंच जाते हैं, तो एनाकोंडा जंगली सुअर, कायमन, कैपिबारा और यहाँ तक कि जगुआर से भी मुकाबला कर सकता है। एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं और आमतौर वे अपने शिकार के चारों ओर से लपेटकर तब तक निचोड़ते हैं जब तक वे सांस नहीं छोड़ते हैं। उनके जबड़े खिंचते हैं ताकि वे अपने शिकार को पूरा निगल सके। बड़े भोजन के बाद उन्हें हफ्तों तक खाने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 8, हाथी। अविश्वसनीय यादों के साथ हाथी अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं। इसका श्रेय उनके बड़े दिमाग को दिया जा सकता है, जो द्रव्यमान में 5 किलो से अधिक तक पहुंच सकता है। हाथी स्मार्ट, सामाजिक और अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्राणी हैं। हाथियों की सूंड इतनी शक्तिशाली और सटीक होती है कि वह बछड़ों को ले जा सकती है और फूलों को चुनने जैसे अधिक नाजुक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे बड़े भूमि स्तनपायी के रूप में हाथी का 22 महीनों में सबसे लंबा गर्भ भी होता है। नवजात बछड़ों का वजन लगभग 90 किलो होता है और यह लगभग 3 फीट लंबा होता है। ऐसा माना जाता है कि सालों पहले हाथी की 300 से अधिक प्रजातियां थी। हालांकि आज केवल 2 ही हैं, एशियाई और अफ्रीकी प्रजातियां। अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा है, जिसके विशाल कान और यूनिसेक्स दांत हैं। एशियाई हाथी का शरीर भी बड़ा होता है, लेकिन उसके कान छोटे होते हैं। मादा भी इस प्रजाति के लिए दांत विकसित नहीं करती है। हाथी उन समूहों में रहते हैं और यात्रा करते हैं जिनका नेतृत्व एक मात्र सत्तात्मक महिला करती है, जो समूह की एक वृद्ध और अनुभवी सदस्य होती है। हालांकि नर को समूह से बाहर धकेल दिया जाता है जब वे यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं और प्रजनन न करने पर अकेले घूमते हैं। मादा हाथियों को साथी मादाओं और युवा बछड़ों के प्रति देखभाल करने वाला व्यवहार दिखाने के लिए जाना जाता है। उन्हें परिवार और दोस्तों के साथ आजीवन संबंध रखने के लिए भी माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान करते हैं। यह अधिनियम उनकी शानदार स्मृति को प्रदर्शित करता है, जो उन्हें अच्छे पानी के छेद और भोजन के स्थानों को याद रखने की अनुमति देता है। यह सुझाव देने के लिए भी सबूत है कि हाथी षड्यंत्रकारियों के गुजरने का शोक मनाते हैं। वे अन्य हाथियों की खोपड़ियों को उनके मरने के लंबे समय बाद भी पहचान सकते हैं, यहाँ तक कि उनके दांत भी हटा दिए जाते हैं। हाथी के लिए सबसे बड़ा खतरा निवास स्थान का नुकसान है। कृषि उद्देश्यों और मानव विकास के लिए भूमि की निकासी अफ्रीका और एशिया दोनों में हो रही है, जिससे हाथियों के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए बहुत कम जगह बची है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, जंगल नष्ट होते जाते हैं और हाथियों के लिए भोजन के स्रोत कमजोर होते जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण खतरा हाथी दांत के अवैध व्यापार से आता है,
जिसके खिलाफ 1989 से अभियान चलाया जा रहा है, जो अभी भी बहुत मौजूद है। नंबर 7, कस्तूरी बैल। कस्तूरी बैल जमे हुए आर्कटिक में रहते हैं और जड़ों, काई और लाइकेन की तलाश में टुंड्रा घूमते हैं, जो उन्हें बनाए रखते हैं। सर्दियों में वे इन पौधों पर चढ़ने के लिए अपने खुरों का उपयोग बर्फ खोदने के लिए करते हैं। गर्मियों के दौरान वे आर्कटिक फूलों और घास के साथ अपने आहार को पूरक करते हैं, अक्सर पानी के पास भोजन करते हैं। ये जानवर कई हजार वर्षों से आर्कटिक में निवास कर रहे हैं और उनके लंबे झबरा बाल अच्छी तरह से ठंडी जलवायु के अनुकूल हैं। बाहरी बाल, जिन्हें गार्ड हेयर कहा जाता है, एक दूसरे छोटे अंडरकोट को कवर करते हैं, जो सर्दियों में अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करते हैं। जब तापमान सर्दियों के अंत में चढ़ता है तो यह अंडरकोट गिर जाता है। कस्तूरी बैल 8 महीने की गर्भावस्था के दौरान अपने बछड़ों को ले जाते हैं, लेकिन जन्म के बाद बर्बाद करने के लिए बहुत कम समय होता है। शिशु कुछ ही घंटों में अपनी माँ और बाकी झुंड के साथ रहने में सक्षम होते हैं। कस्तूरी बैल झुंड के जानवर हैं और 2 या 3 दर्जन जानवरों के समूह का नेतृत्व कभी-कभी एक मादा द्वारा किया जाता है। भेड़ियों या कुत्तों द्वारा शिकार से निपटने के लिए झुंड सहयोग का उपयोग करते हैं। जब धमकी दी जाती है तो वे गाड़ियों को घेर लेते हैं और अपने बच्चों को बीच में और अपने नुकीले सींगों को अपने दुश्मनों की ओर बाहर की ओर रखते हैं। एक नुकीला कस्तूरी बैल एक भयानक दुश्मन हो सकता है, जो अपने बड़े पैमाने पर चार्ज कर रहा है और अपने सींगों को घातक प्रभाव के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह के बचाव मानव शिकारियों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं है, जिन्होंने अपनी खाल और मांस के लिए बड़ी संख्या में कस्तूरी बैलों को मार डाला। आज कानून अलास्का, नॉर्वे और साइबेरिया में झुंडों की रक्षा करता है, जहां जानवर संरक्षित रहते हैं। कस्तूरी बैल अपने बच्चों को आर्कटिक भेड़ियों के झुंड से बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, टाइगर। बाघ बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और अपनी शक्ति और ताकत के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य के रूप में बाघ मजबूत, शक्तिशाली और प्रकृति के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। उनके सुंदर नारंगी और काले धारीदार कोट रात में शिकार का शिकार करते समय छलावरण प्रदान करते हैं, जब वे 65 किमी घंटा की गति तक पहुंच सकते हैं। 6 जीवित और 3 विलुप्त बाघ उपप्रजातियां हैं। मौजूदा जीवित प्रजातियों में शामिल हैं सुमात्रा बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, सुमात्रा अमूर बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, अल्ताइका बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस इंडो चाइनीज टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, कॉर्बेटी दक्षिण चीन बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, एमोएंसिस मलायन बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, जैक्सन और विलुप्त प्रजातियों में शामिल हैं। बाली बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, बालिका कैस्पियन बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, विरगाटा जावन बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, सुंडाइका। बाघ एशिया के मूल निवासी हैं, लेकिन उनकी सीमा आज की तुलना में बहुत छोटी है और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिमी चीन और रूस के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिनमें भूटान, बांग्लादेश, भारत, मलेशिया में प्रजनन आबादी मौजूद है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस और नेपाल। आवास के संदर्भ में बाघ कई प्रकार के वातावरण में निवास करते हैं, लेकिन आमतौर पर घने आवरण वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जैसे जंगल, पानी तक पहुंच और बहुत सारे शिकार, घने घने वनस्पतियों या खोखले पेड़ों में गुफाओं जैसे एकांत क्षेत्रों में स्थित हैं। बाघ शक्तिशाली शीर्ष शिकारी होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं और अपने आकार से 2 गुने से अधिक जानवरों को मारने में सक्षम होते हैं। वे निशाचर शिकारी हैं और हिरण, भैंस और जंगली सूअर सहित विभिन्न जानवरों का शिकार करने के लिए कई मील की यात्रा करेंगे। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहते। बड़ी हत्याओं के अवशेषों को एक घने में घसीटा जा सकता है और पत्तियों के साथ ढीले दफन किया जा सकता है, जो बाद में वापस आने के लिए तैयार है। बाघ अकेले होते हैं, सुगंधित क्षेत्रों में अकेले रहते हैं, जो शिकार की उपलब्धता के आधार पर आकार में भिन्न होते हैं। यदि बहुत सारे शिकार उपलब्ध हैं, तो क्षेत्र अधिक बाघों का समर्थन कर सकता है, इसलिए क्षेत्र छोटे होंगे और बाघों की संख्या अधिक होगी। बड़े शिकारियों को अपने शिकार पर छींटाकशी करने में सक्षम होना चाहिए और बाघों का विशिष्ट कोट छलावरण के रूप में कार्य करता है, उन्हें छुपाता है, क्योंकि वे घने वनस्पतियों में शिकार का शिकार करते हैं। किसी भी 2 बाघों की धारियां एक जैसी नहीं होती हैं, जिससे व्यक्तियों को उनकी धारियों के अनूठे पैटर्न से पहचाना जा सकता है। अन्य बिल्लियों के विपरीत बाघ अच्छे तैराक होते हैं और अक्सर दिन की गर्मी के दौरान झीलों और नदियों में ठंडा हो जाते हैं। बाघ की 3 उपप्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं और एक प्रजाति
दक्षिण चीन बाघ केवल कैद में जीवित रहने के लिए माना जाता है। बाघ खतरे में है और उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरों में अवैध शिकार, कृषि और शहरीकरण के कारण आवास की हानि और शिकार की उपलब्धता में कमी शामिल है। बाघों और मनुष्यों के बीच बढ़ती बातचीत और बाघों के हमलों के परिणाम स्वरूप भी बाघ मारे जाते हैं। नंबर 5 ईगल। चील को दुनिया भर में शक्ति, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता के जीवित प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। चील सबसे बड़े पक्षियों में से कुछ हैं। वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं। कुछ प्रजातियां बंदरों और आलसियों जैसे बड़े शिकार पर भोजन करती हैं। ईगल्स की दृष्टि अद्भुत होती है और वे 2 मील दूर तक शिकार का पता लगा सकते हैं। ईगल परिवार एक सिपित्रदय शिकार के पक्षी हैं। लगभग 60 विभिन्न प्रजातियां हैं। अधिकांश यूरेशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य क्षेत्रों में केवल 14 प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ गिद्धों के अपवाद के साथ चील आमतौर पर शिकार के अन्य पक्षियों की तुलना में बड़े होते हैं। उनके पास मजबूत मांसल पैर, शक्तिशाली पंजे और बड़ी झुकी हुई चोंच होती है, जो उन्हें अपने शिकार से मांस को चीरने में सक्षम बनाती है। ईगल आकार में भिन्न होते हैं। सबसे छोटी प्रजातियों में से एक छोटी चील लगभग 17-21 इंच की होती है। इसके विपरीत स्टेलर का समुद्री ईगल आकार में लगभग 36-42 इंच का होता है और पंखों का फैलाव लगभग 72-96 इंच तक पहुंच सकता है। दृष्टि सभी ईगल इंद्रियों में सबसे मजबूत है। आंखें बड़ी हैं, सिर का लगभग 50% हिस्सा ले सकती हैं और मानव आंख के बराबर वजन कर सकती हैं। चील की दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से 4-5 गुना बेहतर होती है। चील की आंखें चेहरे के केंद्र से 30 डिग्री दूर कोण पर होती हैं, जो ईगल को देखने का एक बड़ा क्षेत्र देता है। चील हमारे 3 रंगों को 5 मूल रंग देख सकते हैं और यूवी प्रकाश का पता लगा सकते हैं। शंकु प्रकाश का पता लगाने वाली कोशिकाएं हैं, जो रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं। चील के पास मनुष्यों की तुलना में बेहतर दृष्टि होने का एक कारण यह है कि उनके रेटिना नेत्र गोलक के पीछे की परत में अधिक शंकु होते हैं। हमारे पास प्रति वर्ग मिलीमीटर 2 लाख शंकु हैं, जबकि चील के पास 1 मिलियन है। चील कितने अंडे देती है? रखे गए अंडों की संख्या प्रजातियों पर निर्भर करेगी, लेकिन कई चील 1 से 3 अंडों के बीच में रहती हैं। 4 अंडे के चंगुल होते हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं। ईगल शीर्ष शिकारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं। चील क्या खाते हैं यह प्रजातियों और उनके लिए उपलब्ध भोजन पर निर्भर करता है, लेकिन वे सभी मांसाहारी हैं और मांस और मछली के आहार पर रहते हैं। ईगल्स को मोटे तौर पर 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: समुद्री ईगल, बूट किए गए ईगल, सांप ईगल और विशाल वन ईगल। बूटेड ईगल में पक्षियों, छोटे स्तनधारियों, सरीसृपों, कृंतकों, उभयचरों और कीड़ों से युक्त अपेक्षाकृत व्यापक आहार होता है, जबकि अन्य अधिक प्रतिबंधित होते हैं। समुद्री चील या फिश ईगल ज्यादातर मछली के आहार पर भोजन करते हैं, जबकि सांप ईगल सरीसृपों को पकड़ने में माहिर होते हैं। विशाल वन चील विभिन्न वन जानवरों को खाते हैं। सबसे बड़े बाजों में से एक हार्पी ईगल बंदरों, आलसियों और कोटियों सहित बड़े जानवरों को खाता है। नंबर 4 गोरिल्ला। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि गोरिल्ला जटिल सामाजिक समूहों में रहते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं, उपकरण बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं और दुख और करुणा जैसी भावनाओं को दिखाते हैं। हालांकि हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, गोरिल्ला हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में से एक है और वे अपने डीएनए का कम से कम 95% मनुष्यों के साथ साझा करते हैं। अफ्रीकी वानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोबोस लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले एक सामान्य पूर्वज से अलग हो गए थे और परिवार होमिनिडे से संबंधित थे। चिंपैंजी और बोनोबोस के बाद गोरिल्ला हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में से एक हैं। वे हमारे डीएनए के 95% और 99% के बीच साझा करते हैं। गोरिल्ला और चिंपैंजी चौगुनी चारों तरफ चलते हैं और अपने सिर और धड़ का वजन उठाने के लिए अपने पोर का इस्तेमाल करते हैं। 2 अलग अलग गोरिल्ला प्रजातियां हैं, प्रत्येक में 2 उप प्रजातियां हैं। पश्चिमी गोरिल्ला की उप प्रजातियां हैं पश्चिमी तराई गोरिल्ला और क्रॉस रिवर गोरिल्ला, जबकि पूर्वी गोरिल्ला की उप प्रजातियां हैं माउंटेन गोरिल्ला और पूर्वी तराई गोरिल्ला। अन्य खतरों के बीच निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण सभी प्रजातियां लुप्तप्राय हैं। हालांकि नाइजीरिया और कैमरून में 8 छोटी पृथक आबादी में 300 से कम जंगली व्यक्तियों के साथ क्रॉस रिवर गोरिल्ला सबसे दुर्लभ है।
वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि गोरिल्ला व्यक्तिगत व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं। गोरिल्ला को मनुष्यों सहित अन्य प्राइमेट्स के लिए दुख और करुणा जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। गोरिल्ला काफी स्थिर सामाजिक समूहों में रहते हैं, जिनमें एक वयस्क पुरुष होता है जिसे आमतौर पर सिल्वरबैक उसकी पीठ पर चांदी के बालों के कारण जो पूर्ण वयस्कता का संकेत देता है और किशोरों और शिशुओं वाली कई महिलाओं के रूप में जाना जाता है। जब युवा पुरुष 11 वर्ष की आयु तक पहुँचते हैं तो वे आमतौर पर पलायन कर जाते हैं और या तो दूसरे समूह में शामिल हो जाते हैं या नए समूह बनाते हैं। गोरिल्ला परिवार समूह प्रत्येक भूमि के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि विभिन्न समूह अभिसरण क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं और शांति से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। गोरिल्ला एक दूसरे को अपनी उंगलियों और दांतों से कंघी करके एक दूसरे को संवारेंगे। यह सामाजिक संवारना गोरिल्ला समूहों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सामाजिक बंधनों को स्थापित करने और सुदृढ़ करने में मदद करता है। गोरिल्ला मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। उनके आहार में अधिकांश पत्ते, अंकुर और तने, कुछ फल और कुछ छोटे जानवर जैसे ग्रब, कैटरपिलर, घोंघे, दीमक और चींटियां शामिल होते हैं। नंबर 3 लीफ कटर चींटी। चींटी समाजों में श्रम का विभाजन, व्यक्तियों के बीच संचार और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। मानव समाज के साथ ये समानताएं लंबे समय से एक प्रेरणा और अध्ययन का विषय रही हैं। दुनिया भर में 20,000 से अधिक ज्ञात चींटी प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर भी अब तक केवल 12,500 को ही वर्गीकृत किया गया है। चींटियां अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन और उठा सकती हैं। वास्तव में नन्ही लीफ कटर चींटी अपने जबड़ों में लगभग 500 मजी के अपने शरीर के वजन का 50 गुना कुछ उठा और ले जा सकती है। सेना की चींटियां बहुत बड़े जानवरों जैसे सरीसृप, पक्षियों या छोटे स्तनधारियों का शिकार कर सकती हैं। चींटियां ग्रह पर जानवरों के बायोमास के 25% या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ग्रह पर सभी चींटियों का वजन सभी मनुष्यों के बराबर होता है। लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले फूलों के पौधों के साथ चींटियां निकली। इसके विपरीत होमो, जिससे मनुष्य विकसित हुआ, केवल 2 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गया। चींटियां रसायनों, फेरोमोन का उपयोग करके संचार और सहयोग करती हैं, जो दूसरों को खतरे के प्रति सचेत कर सकती हैं या उन्हें एक आशाजनक खाद्य स्रोत तक ले जा सकती हैं। चींटियां सामाजिक कीड़े हैं जो छोटे प्राकृतिक गुहाओं में रहने वाले कुछ दर्जन शिकारी व्यक्तियों से लेकर उच्च संगठित उपनिवेशों तक के आकार में उपनिवेश बनाती है, जो बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते हैं और इसमें लाखों व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। चींटी समुदायों का नेतृत्व एक रानी या रानियों द्वारा किया जाता है, जिनका कार्य जीवन में हजारों अंडे देना है, जो कॉलोनी के अस्तित्व को सुनिश्चित करेंगे। श्रमिक आमतौर पर मनुष्यों द्वारा देखी जाने वाली चींटियां पंखहीन मादा होती हैं, जो कभी प्रजनन नहीं करती हैं, बल्कि भोजन के लिए चारा, रानी की संतानों की देखभाल, घोंसले पर काम करती है, समुदाय की रक्षा करती है और कई अन्य कर्तव्यों का पालन करती है। नर चींटियों की अक्सर केवल एक ही भूमिका होती है, रानी के साथ संभोग। इस कार्य को करने के बाद उनकी मृत्यु हो सकती है। नंबर 2 रहिनोसेरोस बीटल्स। गेंडा भृंग शाकाहारी कीड़े हैं, जिन्हें नर के सिर पर और उसके आसपास सींग जैसे अनुमानों के लिए नामित किया गया है। अधिकांश काले, भूरे या हरे रंग के होते हैं और कुछ मुलायम बालों से ढके होते हैं। इनमें से कुछ कीड़ों को दिया गया दूसरा नाम हरक्यूलिस बीटल है, क्योंकि उनके पास हरक्यूलियन अनुपात की ताकत है। कुछ प्रजातियों के वयस्क अपने वजन से 850 गुना अधिक वस्तुओं को उठा सकते हैं। यह एक मानव द्वारा 9 पूर्ण विकसित नर हाथियों को उठाने के बराबर होगा। एक तरह से भृंग इस अत्यधिक शक्ति का उपयोग खतरे से बचने के लिए खुद को पत्ती, कूड़े और मिट्टी में खोदने के लिए करते हैं। उनके सींग भी ऐसा करने में उनकी मदद करते हैं। गेंडे के भृंग 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जिससे वे दुनिया के कुछ सबसे बड़े भृंग बन जाते हैं। गेंडा भृंग अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वे एरिजोना उत्तर पूर्व से नेब्रास्का और पूर्व की ओर दक्षिण में रहते हैं। पत्ती, कूड़े, पौधे और गिरे हुए लॉग दिन के दौरान गेंडे के भृंगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने प्रदान करते हैं। सभी गेंडे भृंग शाकाहारी होते हैं। वयस्क फल, अमृत और रस पर भोजन करते हैं। लार्वा सड़ने वाले पौधों के पदार्थ खाते हैं। नर गेंडे के भृंग के सींगों का उपयोग संभोग अनुष्ठानों के दौरान अन्य नरों को मादा भृंग से दूर भगाने के लिए किया जाता है। मादाएं लगभग 50 अंडे देती हैं, जो लार्वा में बदल जाती हैं। कई मोल्ट के बाद
वे अंततः वयस्क आकार और रूप में पहुंच जाते हैं। प्रजातियों के बीच दीर्घायु भिन्न होती है, लेकिन एक सामान्य जीवन काल 1 से 2 वर्ष होता है। इसका अधिकांश भाग लार्वा अवस्था में खर्च किया जा सकता है। भृंगों की जनसंख्या की स्थिति संभवतः प्रजातियों के बीच भिन्न होती है। गैंडे के भृंगों को पालतू जानवरों के रूप में एकत्र किया जाता है और कुछ एशियाई देशों में जुआरी दांव लगाते हैं कि 2 नर भृंगों में से कौन एक लॉग से दूसरे को मार देगा। परेशान होने पर गैंडे के भृंग फुफकारने वाली चीख पैदा कर सकते हैं। ये वास्तव में मुखर शोर नहीं है, इसके बजाय वे तब उत्पन्न होते हैं जब बीटल अपने पेट और पंखों को एक साथ रगड़ती है। नंबर 1, डंग बीटल। डंग बीटल, जिसे गोबर चफर या टम्बलबग भी कहा जाता है, परिवार स्कारबाइडे में बीटल के समूह में से कोई भी है जो अपने स्कूपर जैसे सिर और पैडल के आकार के एंटीना का उपयोग करके एक गेंद में खाद बनाता है। कुछ प्रजातियों में खाद का गोला सेब जितना बड़ा हो सकता है। गर्मियों के शुरुआती दिनों में गोबर बीटल खुद को और गेंद को दफन कर उस पर फीड करता है। बाद में मौसम में मादा गोबर के गोले में अंडे जमा करती है, जिस पर बाद में लार्वा फीड करेंगे। गोबर बीटल आमतौर पर छोटे पंखों वाले कवर के साथ गोल होते हैं, जो पेट के अंत को उजागर करते हैं। वे 5 से 30 मिमी के आकार में भिन्न होते हैं और आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं। हालांकि कुछ में धातु की चमक होती है। कई प्रजातियों में नर के सिर के शीर्ष पर एक लंबा घुमावदार सींग होता है। गोबर भृंग 24 घंटों में अपने स्वयं के वजन से अधिक खा सकते हैं और मनुष्यों के लिए सहायक माने जाते हैं, क्योंकि वे खाद को अन्य जीवों द्वारा उपयोग करने योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। कई चित्रों और गहनों में पाया जाने वाला प्राचीन मिस्र का पवित्र स्कारब एक गोबर बीटल है। मिस्र के ब्रह्मांड विज्ञान में स्कारब बीटल शामिल है, जो गोबर की अपनी गेंद को पृथ्वी और बीटल सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाली गेंद के साथ घुमाता है। 6 पैर प्रत्येक 5 खंडों के साथ प्रत्येक महीने के 30 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में इस प्रजाति में प्रति पैर केवल 4 खंड होते हैं, लेकिन निकट से संबंधित लोगों में 5 होते हैं। इस सब फैमिली का एक दिलचस्प सदस्य ओलाकोप्रिस मैक्सिमस है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गोबर बीटल प्रजातियों में से एक है, जिसकी लंबाई 28 मिमी तक है। भारतीय स्कारब, हेलियोकोप्रिस और कुछ कैथरसियस प्रजातियां बहुत बड़ी खाद के गोले बनाती हैं और उन्हें मिट्टी की एक परत से ढक देती हैं, जो सूखने पर इतनी सख्त हो जाती है कि गेंदों को कभी पुराने पत्थर के तोप के गोले माना जाता था। अन्य स्कारब उप परिवारों के अंगारे को गोबर भृंग भी कहा जाता है। हालांकि गोले बनाने के बजाय वे गोबर के ढेर के नीचे एक कक्ष की खुदाई करते हैं, जिसका उपयोग भोजन के दौरान या अंडे जमा करने के लिए किया जाता है। एफिडियन गोबर बीटल छोटा होता है और आमतौर पर पीले पंखों वाले कवर के साथ काला होता है। भूरुबाऊ गोबर बीटल जैसे जियोट्रूप्स लगभग 14 से 20 मिमी लंबा और भूरे या काले रंग का होता है। जियोट्रूप्स तरकोरेरियस, जिसे डोर बीटल के नाम से जाना जाता है, एक आम यूरोपीय गोबर बीटल है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।